आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म की क्या क्या टाइप्स हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे बात करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का जो, अगर हम लोग लफ्ज़ी तर्जुमे की बात करें तो पॉली का मतलब है मोर देन वन, और मॉर्फिज्म का मतलब है शेप्स। ठीक, एक ऑब्जेक्ट की एक से ज़्यादा शेप्स, दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। कंट्रोल शिफ्ट एंड, अभी हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात करें। कंट्रोल शिफ्ट एन, 2020 10 दैट्स 21, इट्स लेक्चर 6, यस, एंड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म पाथ में कॉपी कर लेता हूँ। गेम, हम वही कल वाला काम करते हैं, ऐड अ न्यू प्रोजेक्ट, नो इशू। ठीक है। अगेन .NET Core और कंसोल एप्लीकेशन यूजिंग .NET Core। दीज आर द रिसेंट प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स जो हम लोगों ने कंज्यूम की होती हैं। ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं इधर सर्च करूँ, अगेन वही मिलेगा मुझे। मैं .NET Core कंसोल ऐप बनाता हूँ और इसका नाम मैं कंसोल ऐप रख देता हूँ और इसका यहाँ पे पाथ ही सर्च कर देता हूँ। ठीक है। और सॉल्यूशन का नाम मैं पॉलीमॉर्फिज्म रख देता हूँ। ठीक है। पहले मैं प्रोजेक्ट का नाम आस्क डॉट कंसोल ऐप रखता था, अब सिंपल। इज इट ओके? प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक। नेक्स्ट काम हम लोग ये करेंगे कि हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स के अंदर हुई है, वो सारी इम्प्लीमेंटेशन जो कल हमने की थी, अगेन वो सारी इम्प्लीमेंटेशन मैं उठा के एज इट इज़ यहाँ पर ले आऊँगा और हम उससे आगे बात करेंगे। एड न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ क्लास लाइब्रेरी यूजिंग .NET Core, इसका नाम मैं रख देता हूँ मॉडल्स। ठीक है। इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास इनहेरिटेंस मॉडल्स, और मॉडल्स में हमारे पास ये 3 क्लासेस मौजूद थी। ठीक है। इन 3 क्लासेस को मैं कॉपी करके रिमूव दिस क्लास 1 एंड यहाँ पे मैं वो तीनों क्लासेस यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मेरा ख्याल है वी आर गुड टू गो, नो इशू। ठीक। अच्छा, फिर मैं एक काम और करता हूँ कि अब हम आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट करने के लिए। अच्छा, एक काम और हम लोग करते हैं कि यहाँ पर ना एक क्लास बनाते हैं। ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ और यूटिलिटी। मैंने सिर्फ क्लास फाइल बनानी थी, इसके अंदर से क्लास में उड़ा दूँगा और ये जो इनमरेशन थी मेरी, ये मैं कट करके मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है। ठीक है, ताकि मेरी जो यूटिलिटी डेफिनेशन है वो सारी एक जगह पे अवेलेबल हो। ठीक हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है कि हमारे पास जो बेस क्लास है, जो बेस क्लास है, मैं ये चाहता हूँ कि इस बेस क्लास को, यानी कि इनफैक्ट अगर मैं ये डिफाइन करूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म की कितनी टाइप्स हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, एक है स्टैटिक और एक है डायनामिक। ठीक है। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या करती है? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम लोग जो कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे दैट इज कि हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग करेंगे। क्या करेंगे? जो कल काम हम लोगों ने किया है इनहेरिटेंस के अंदर, जो हम लोगों ने कल एक इम्प्लीमेंटेशन की, इनफैक्ट दिस इट वाज ओवरराइडिंग। क्या थी? ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में क्या फ़र्क है? ओवरलोडिंग, एक ही क्लास के अंदर फंक्शंस के डिफरेंट सिग्नेचर्स को ओवरलोडिंग बोलते हैं। ओवरराइडिंग क्या होती है? अक्रॉस द इनहेरिटेंस, अक्रॉस द चेन, उसकी जो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन होती हैं उसकी वजह से हम उसी क्या कहते हैं, हमने ओवर
राइडिंग की है, ओवरलोडिंग नहीं की। कल वर्ड देखा था ओवर राइड, हमने ओवर राइडिंग की थी। ठीक है, मैं काम ये करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई हम एक इम्प्लीमेंटेशन ये बनाते हैं, अगला काम हम लोग ये करते हैं। वो तो कल हमने कॉन्सेप्ट देख लिया पॉलीमॉर्फिज्म का। मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो बैंक अकाउंट की जो क्लास है ना, कभी इसका ऑब्जेक्ट ना बन सके, कभी भी। यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट बने, किसका बने? या तो करंट बैंक अकाउंट का या सेविंग बैंक अकाउंट का, लेकिन बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट कभी भी ना बन सके। ठीक है, तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? हम इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं। क्या करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं। इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने से हमें जो एक फंक्शनैलिटी अचीव होगी वो ये होगा कि कभी भी बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन करंट बैंक अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि बैंक अकाउंट टेम्प इज इक्वल टू न्यू ऑफ बैंक अकाउंट, ऐसी स्टेटमेंट कोई भी नहीं लिख सकता, इनवैलिड स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ कंसोल ऐप के अंदर आते हैं और कंसोल ऐप के अंदर आके यहाँ पे हम लोग रेफरेंस ऐड करते हैं। किसका? इस प्रोजेक्ट का, ताकि हम लोग इसे एज अ लाइब्रेरी वहाँ पे कंज्यूम करवा सकें। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये था कि कोई बंदा ये कहता है कि बैंक अकाउंट ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी यूजिंग मौजूद नहीं है, इसकी यूजिंग स्टेटमेंट मौजूद नहीं थी। मैं टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ बैंक अकाउंट अगर ये लिखूंगा तो इट विल कंप्लेन कि भाईजान ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने इसके पैरामीटर दिए नहीं दिए। एग्जांपल के तौर पे इसका मैं कहता हूँ कोड ये था, ओपनिंग बैलेंस 0 है और अकाउंट टाइप डॉट लेट से करंट, सारे वेरिएबल मैं दे देता हूँ, लेकिन फिर भी ये कहेगा कंस्ट्रक्टर तो आपका ठीक है भाई, लेकिन आप इंस्टेंस नहीं बना सकते किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ठीक है, अच्छा फिर बंदा ये कहता है कि अच्छा फिर ये किस चीज़ के लिए क्लास बनी है भाई, इस क्लास का फ़ायदा, इस क्लास का फ़ायदा बताओ कोई। इस क्लास का फ़ायदा ये है कि मैं जब भी एग्जांपल के तौर पे मैं लेट से कहता हूँ मैंने बैंक अकाउंट की एरे बनाई, बैंक अकाउंट इज इक्वल्स टू और इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ बैंक अकाउंट 100। ये क्या हुआ? ये 100 ऑब्जेक्ट्स बने हैं एरे के अंदर, सॉरी 100 इंडेक्सेस बने हैं, 100 लोकेशंस बनी हैं, 100 ऑब्जेक्ट्स नहीं बने। ये बात जहन में रखनी है। ठीक है, अब जब भी हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मुझे अब वो पूरा मेन्यू बनाने की ज़रूरत है, बनाऊँ या छोड़ दूँ? मेन्यू बना देते हैं, चलो जी। इनहेरिटेंस मैंने कल नहीं बनाया था, इनकैप्सुलेशन के अंदर हम लोगों ने मेन्यू बनाया था अपना। ओके, एडिट, it was our yes it was our implementation, yes implementation। ठीक है, ये जी हमारी ओके चलो जी, अब ये ले जी, ये हो गया। ठीक, उसके बाद हम उसको कहते हैं कि भाई स्विच स्टेटमेंट लगेगी और केस 1 ब्रेक कंसोल क्लियर, ताकि हमेशा कंसोल क्लियर होता रहे, और जब ये सारा काम कर ले कंसोल राइट लाइन रीड की। ठीक है, 1 के ऊपर भी यही काम करेंगे, 2 के ऊपर भी यही काम करेंगे। जी जी, अब मैं बताता हूँ ना आपको, 2 3 के अंदर ये काम करेंगे, 4 के अंदर जी जी उसी के लिहाज से करेंगे। ठीक है,
तो रजिस्टर अ न्यू, हाँ क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ठीक है। ठीक है, सर्च एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, रिमूव लिस्ट ऑल अकाउंट्स, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट के केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल होगा, दैट वाज ऑपरेशन, और इंटीजर इंडेक्स इक्वल टू 0, ठीक है। हम कहते हैं कि जब डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है, इसका मतलब इसके अलावा कुछ और भी लिखा है इसने, तो ऑपरेशन को फॉल्स कर दें, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारी ये जितनी भी स्टेटमेंट है काटते हैं, और हम लोग इसको डू व्हाइल स्टेटमेंट में लिखते हैं ऑपरेशन, गॉट दैट, ठीक हो गया ना। हाँ जी, ये हमारे पास अकाउंट कोड है, अकाउंट का टाइटल है, अच्छा उसके बाद हमारे पास अकाउंट की टाइप है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस वाला, तो ठीक है, हाँ ओपनिंग बैलेंस क्या है, ठीक है। हम कहते हैं कि ओपनिंग बैलेंस वैसे हम लोग दे देते हैं, ठीक। अब ये बैंक अकाउंट क्रिएट करने आता है? बैलेंस हम नहीं देंगे, बैलेंस कैलकुलेट हो रहा होगा। आप बैंक में जाते हैं, जब पैसे जमा कराते हैं तो बैंक वाले आपको नहीं कहते कि जी हजरत आए आप अपना ना बैलेंस बता दें कितना है। हम सिर्फ पैसे जमा कराते हैं या पैसे निकालते हैं, ठीक है। वो बैंक की अपनी है, वो बैलेंस उसने खुद कैलकुलेट करके बताना है। अगर बैलेंस क्लाइंट ने बताना है तो फिर तो मुझे हो जाएंगी, ठीक है। तो हम इसके कहते हैं कि भाई ऐसा करो कि ये इनपुट स्क्रीन है, ओके, ठीक है। एंटर द कोड, कोड बता देगा, एंटर द टाइटल, टाइटल बता देगा, ठीक है। अच्छा, एंटर द अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप हम कहते हैं 1 का मतलब होगा सेविंग और 2 का मतलब होगा करंट, यूँ करते चलो, ठीक है। ये अकाउंट टाइप बता देगा। अब यहाँ पे हम इसे कहते हैं कि दैट्स अवर टाइप, सही है, दैट्स इट। हम इसको कहते हैं कि भाई ये काम करना है। अब हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कि स्विच, ठीक है। हम कहते हैं कि टाइप के ऊपर स्विच लग रहा है, सही है। मैं इसे कहता हूँ कि अगर तो उसने 1 दबाया है तो इसका मतलब है कि वो सेविंग बनाना चाह रहा है, ठीक हो गया ना, दैट्स इट। हम अब इसको कहते हैं कि भाई बात ये है कि जो अब यहाँ पे आने के बाद 1 पे आने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि ऐसा करो कि बैंक अकाउंट टेम्प वेरिएबल डिक्लेयर हुआ होगा। वेरिएबल कौन सी टाइप का लिया, बैंक अकाउंट का, लेकिन ऑब्जेक्ट कभी भी इस टाइप का नहीं बनेगा। मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे कहूँगा कि अगर तो उसने सेविंग इंटर किया है तो मैं कहूँगा टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं अकाउंट का कोड बताऊँगा इसको, ठीक है। उसके बाद इसका ओपनिंग बैलेंस, एग्जाम्पल के तौर पे ओपनिंग बैलेंस इज 500, ठीक है। और मैं कहूँगा अगर 1 के अलावा कुछ और डाला है तो मैं कहूँगा टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ करंट बैंक अकाउंट, क्या डाला, कोड और ओपनिंग बैलेंस
1000। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखिए, मैंने ऑब्जेक्ट क्या बनाया, बैंक अकाउंट का, लेकिन उसके अंदर रेफरेंस कौन सा सेव कर रहा हूँ, सेविंग बैंक अकाउंट का। ये चीज़ कहलाती है जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन प्रिंसिपल। ठीक है जनरलाइजेशन क्या होती है, स्पेशलाइजेशन क्या होती है। जनरलाइजेशन जो है ना वो पेरेंट क्लास कहलाती है, जेनेरिक क्लास कहलाती है। जो बैंक अकाउंट है दैट इज ओवर जनरलाइजेशन। और स्पेशलाइजेशन क्या होती है, करंट बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट। पेरेंट क्लास कैन होल्ड द रेफरेंस टू द चाइल्ड क्लास। अगर किसी क्लास में, ठीक है, अगर किसी क्लास में, ज़रा गौर से देखिएगा, अगर किसी क्लास में जैसे सेविंग बैंक अकाउंट ने बैंक अकाउंट की क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि बैंक अकाउंट की क्लास सेविंग बैंक अकाउंट का रेफरेंस होल्ड कर सकती है। दिस इज अ वेरी बेसिक रूल, ठीक है, जो पॉलीमॉर्फिज्म में यूज होता है। क्लियर होगी बात की। नेक्स्ट हम लोग काम ये करते हैं, हम इसको कहते हैं कि ओके यार ये सारा काम है, अब बाकी चीज़ें डालो इसके अंदर। ये काम मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन सिंटैक्स है। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ ओके यार, अब इसके अंदर अकाउंट टाइप है, अकाउंट टाइप में कैसे चेक करूँगा, मैं कहूँगा टाइप डबल इज इक्वल्स टू, अगर 1 है तो अकाउंट टाइप डॉट सेविंग कर दो, वरना अकाउंट टाइप डॉट करंट कर दो। ठीक है, लेकिन सोचने की बात यह है, क्या बोला कि जिस वक्त हम लोग सेविंग बैंक अकाउंट बना रहे होते हैं ना, ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, तो हमसे कभी भी अकाउंट की टाइप नहीं पूछता। अकाउंट की टाइप उसने अपने कंस्ट्रक्टर में हार्ड कोड की हुई है, दैट इज अकाउंट डॉट सेविंग, वो नहीं हमसे पूछेगा। ठीक हो गया ना। बैलेंस भी नहीं पूछेगा, कोड हमने दे दिया, ओपनिंग बैलेंस हमने उसे प्रोवाइड कर दिया, टाइटल पूछेगा सिर्फ। टाइटल क्या है, दैट इज टाइटल। ठीक हो गया, कोड यहां दे दिया, टाइटल। इसी तरह अगर मैं ये काम इधर करना चाहूं तो वी कैन डू दैट, टाइटल इज इक्वल्स टू टाइटल। वी गॉट दैट। कितना आसान काम है, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि पेरेंट कैन होल्ड द रेफरेंस टू द अपनी चाइल्ड क्लासेस, स्पेशलाइज क्लासेस। हाँ जी, और स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो अपनी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को होल्ड करेगी। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे बैठ के, मैं अगर इधर बैठ के, यानी कि यहाँ पे बैठ के टेम्प को एक्सेस करूँ, देखो मैंने अपनी सेविंग बैंक अकाउंट की क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी बनाई है, पब्लिक टैक्स रेट बनाई है ना, सही है ना। अच्छा, अब मुझे पता है कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का बन रहा है, सेविंग बैंक अकाउंट के टाइप का बन रहा है। तो इसको चाहिए ना कि जब मैं टेम्प डॉट करूं तो मुझे क्या मिले, टैक्स रेट मिले, नहीं मिलेगा। इसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसे इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इस वक्त ये जिस स्कोप को या जिस रेफरेंस को देख रहा है वो कौन सा है, बैंक अकाउंट। ये सेविंग बैंक अकाउंट को देख ही नहीं रहा, सेविंग बैंक अकाउंट का स्कोप ये आ ही नहीं रहा इसके अंदर। ठीक है, अगर हमने ये काम करना होगा तो पहले टर्म को टाइप कास्ट करेंगे, किसमें, सेविंग बैंक अकाउंट में, फिर उसको डॉट करेंगे तो हमें वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी टैक्स रेट वाली। ठीक हो गया ना, फिर हमें सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, टैक्स रेट और ईच एंड एवरीथिंग। हर क्लास सिर्फ अपना स्कोप देख सकती है, दूसरे के स्कोप में अंदर नहीं देख सकती। या अगर आप स्पेशलाइजेशन को देखना चाहते हैं तो अगर मैं यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो वो सारी प्रॉपर्टीज देख सकता है जो उसके अंदर है, और वो प्रॉपर्टीज जो कि पेरेंट ने उसे एक्सपोज की है, जो कि पेरेंट ने एक्सपोज की। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक अकाउंट ने कोड, टाइटल, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ये चीज़ें एक्सपोज की है ना, किस पे, सेविंग बैंक अकाउंट पे। तो सेविंग बैंक अकाउंट का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो ये चार प्रॉपर्टीज देखेगा,
प्लस वो प्रॉपर्टीज या वो मेथड्स की एक्सेसिबिलिटी उसको रहेगी जो उसने खुद बनाई है। ठीक है, लेकिन ड्यू टू पॉलीमॉर्फिज्म अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट का रेफरेंस बैंक अकाउंट के टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर मेंटेन करता हूँ, वेरिएबल में मेंटेन करता हूँ, तो ये डेफिनेशन के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे टेम्प का ऑब्जेक्ट है, इस केस इस सिनेरियो के अंदर सिर्फ इतने स्कोप के अंदर, तो ये कभी भी टैक्स रेट को नहीं देख सकेगा क्योंकि इसका स्कोप कहाँ तक रह गया है, बैंक अकाउंट तक रह गया है। मेरी बात समझ आई है या नहीं आई है? दूसरी बात कंफ्यूज हो गई है। ओके, देखिए बात ये है कि मैं अगर यहाँ देखूँ, हाँ, वो ये है कि देखिए अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो टेम्प है किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, हाँ, बैंक अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो क्या ये बैंक अकाउंट टाइप का जो ऑब्जेक्ट है ये अपने अंदर अपनी डिराइव क्लास का रेफरेंस होल्ड कर सकता है ना? पॉलीमॉर्फिज्म कहते ही इसको है। अगर वो उसका रेफरेंस होल्ड कर सकता है तो इसको चाहिए ना कि ये कुछ फंक्शनैलिटीज को देखे। लेकिन जिस वक्त मैं अकाउंट की टाइप जो वेरिएबल बनाया हुआ है वो बैंक अकाउंट की टाइप का है ना, तो ये कितने स्कोप को देख सकता है? सिर्फ बैंक अकाउंट के स्कोप को देख सकता है क्योंकि ये जेनेरिक है। लेकिन जब मैं स्पेशलाइज्ड क्लास के अंदर चला जाऊंगा तो स्पेशलाइज्ड क्लास अपना स्कोप भी देख सकती है और जिधर से इनहेरिट हो रही है जितना स्कोप इस पे एक्सटेंड हो रहा है वो भी देख सकती है। यानी कि अगर देखो ये बहुत सिंपल सी बात है कि आने वाली नस्ल अपनी पिछली नस्ल की चीज़ों को तो देख सकती है, ठीक है, लेकिन ये नस्ल अपनी अगली नस्ल जो कि अभी आई नहीं है उसके बारे में तो नहीं कुछ देख सकती ना। ऐसा ही है ना, इट्स सो सिंपल, दिस इज द इनहेरिटेंस। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म इसी को बोलते हैं। जब वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया तो उसको देख ही नहीं सकता, और अगर उसको देखना है तो उसके स्कोप में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यही बात यहाँ पे कर चुके हैं। अब जब ये काम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे ओके बैंक अकाउंट्स ऑफ इंडेक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, टेम्प। ऐसा ही है, और उसको करने के बाद मैं क्या कहूँगा, इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1। मैं इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1 कर दूँ या इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 कर दूँ या इस ब्रैकेट के अंदर प्लस प्लस डाल दूँ, तीनों एक ही बात है। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहे हैं। ठीक हो गया, ये वही काम हो गया जो ऑब्जेक्ट एडिशन वाला काम है। ठीक है, अच्छा अब सारे अकाउंट्स की लिस्टिंग अगर हमने करवानी है, मैं यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट निकालूंगा, सारे अकाउंट्स की लिस्टिंग करवानी है। ठीक हो गया, नंबर 4 पे जाते हैं। नंबर 4 ये चीज़ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर ये बंदा फॉर लूप लगाए आई इज इक्वल 0 आई इज लेस देन क्या, बैंक अकाउंट्स डॉट लेंथ, ऐसा ही है ना, जितने उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैं कहता हूँ इफ बैंक अकाउंट्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल, इसमें अगर डाटा पड़ा हुआ है तो इसको दिखाए। तो मैं एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ। मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि भाई ऐसा करें, कंसोल राइट लाइन लिखे ना भाई बैंक अकाउंट्स ऑफ आई, यानी कि दिस इज़ अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन एट दिस वेरी मोमेंट के भाई जिस वक्त हम लोग इंटीजर को कंसोल राइट लाइन के अंदर लिखते हैं तो वो इंटीजर अपनी वैल्यू प्रिंट कर देता है। इंटीजर टाइप का अगर वेरिएबल हो, लेट से मैं कहता हूँ इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 10 और मैं कह दूँ कंसोल राइट लाइन नंबर, ठीक है, तो मुझे 10 प्रिंट हुआ हुआ मिल जाएगा। ऐसा ही है स्ट्रिंग के अंदर, अगर मैं कहूँ स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू आस्क होराइजन और मैं कंसोल राइट लाइन नेम करूँ तो मुझे आस्क होराइजन प्रिंट हुआ हुआ मिल जाएगा। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम थोड़ा सा आगे चलें और हम ये कहेंगे ठीक है, अब मैं अगर कंसोल राइट लाइन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दूं तो एक बिल्कुल नोविस किस्म का जो दिमाग है वो ये कहता है कि अच्छा इसका मतलब है कि ये तो कोड भी प्रिंट कर देना चाहिए, इसको अकाउंट का टाइटल ही प्रिंट कर दे, ओपनिंग बैलेंस ही प्रिंट कर दे, टोटल करंट बैलेंस ही प्रिंट कर दे, सब कुछ प्रिंट कर दे, ऐसा ही होना चाहिए ना। ठीक है ना, तो ये काम तो हो जाना चाहिए। हम कहते हैं हाँ, लेकिन नहीं होगा। मैं अगर इस प्रोग्राम को चलाऊं तो
नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। लेट्स हैव अकाउंट कोड 1234, टाइटल आस्क 1, ठीक है, सेविंग यस, ठीक है, लिस्ट ऑल। क्या प्रिंट किया इसने? मॉडल डॉट सेविंग अकाउंट, वेरी इंटरेस्टिंग। बंदा कहता है ये क्या किया इसने? इसने तो सिर्फ नेम स्पेस प्रिंट किया है। कहता है मुझे तो इसके अलावा पता ही नहीं है उसके बारे में कुछ। ठीक है ना। वजह वजह इसलिए क्योंकि जिस वक्त इसको हम इंटीजर के प्रिंट के बारे में कहते हैं, इंटीजर को प्रिंट करने का कहते हैं, तो ही नोज इट वेरी वेल। कौन? डॉट नेट को बहुत अच्छी तरह पता है कि इंटीजर का डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है मेमोरी से लाके और कैसे आउटपुट को शो करना है। स्ट्रिंग का पता है, डबल का पता है, डेसिमल का पता है, फ्लोट का पता है, बूलियन का पता है, हर एक का पता है। लेकिन उसको ना ये आपकी बैंक अकाउंट की टाइप का नहीं पता। ठीक है। अच्छा, उसको कैसे पता है कि यार इनको कैसे प्रिंट करना है? उसको कैसे पता है? देखिए, मैंने कल आप लोगों को एक बात बड़ी क्लियर की थी कि हर टाइप ऑब्जेक्ट टाइप से इनहेरिट हो रही है। इससे हो रही है ऑब्जेक्ट टाइप से इनहेरिट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे F12 करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को एक मेथड मिलेगा टू स्ट्रिंग। क्या मिलेगा? ये क्या है? वर्चुअल है। ठीक है। वर्चुअल होने का क्या मतलब है कि बेस क्लास ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की हुई है। अगर आप करना चाहते हैं तो ओवरराइट कर लेना। ठीक है। इंटीजर के अंदर ये हुआ है इम्प्लीमेंट, फ्लोट की डेफिनेशन में हुआ है, डेसिमल की डेफिनेशन में हुआ है। हमारी डेफिनेशन में वो कहता है यार नहीं, मेरे पास नहीं है। अब नहीं मिलता तो क्या करता है? वो नाम प्रिंट कर देता है, कहता है मैं इसके बारे में इतना ही जानता हूँ। हम क्या करेंगे इस चीज़ का, इस मसले को हल करने के लिए? हम इस मसले को हल करने के लिए इसको कहेंगे ओके ओवरराइड टू स्ट्रिंग। क्या करो? टू स्ट्रिंग। अब ये कह रहा है बेस डॉट टू स्ट्रिंग। हम कहेंगे नहीं 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 हो भाई, रुक जा, यही तो तेरा सबसे बड़ा मसला है, ये नहीं करना। हम इसको कहेंगे अभी बताते हैं मुझे। ठीक है। अकाउंट का कोड, अकाउंट का कोड, तो हम कहेंगे कोड प्रिंट कर दे। ठीक। फिर हम इसे कहेंगे अकाउंट का टाइटल, टाइटल प्रिंट कर दे। ठीक है। फिर हम इसको कहेंगे अकाउंट की टाइप, अकाउंट टाइप प्रिंट कर दे। ठीक है। अकाउंट क्रिएट कब हुआ था? क्रिएटेड डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। डेट है ना क्रिएटेड। डेट को प्रिंट करने के डिफरेंट तरीके हैं, टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, टू शॉर्ट डेट टाइम, टू शॉर्ट टाइम, ये डिफरेंट इसके वर्जन्स हैं। ठीक है। हम कहते हैं ओके, आप कहते हो नहीं सर समझ नहीं आया, तो मैं कहता हूँ ओके डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं और इसको हम अपनी तरफ से फॉर्मेट बता देते हैं कि वाई 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 डैश एम एम डैश डी, इस फॉर्मेट में प्रिंट कर देना। डॉट नो नहीं ना मेरी जान, नो इसलिए नहीं करेंगे कि हम लोग ये थोड़ी चाहते हैं कि हाँ इस वक्त का वक्त बताए, वो वक्त बताए जिस वक्त अकाउंट क्रिएट हुआ है। नो तो तब करेंगे ना जिस वक्त हम लोग उसको सेव करना चाहते हैं, क्रिएशन के वक्त। जब डिस्प्ले करेंगे उस वक्त भी नो करके प्रिंट करेंगे। हाँ जी। अब इसको करें ज़रा। ठीक है। नंबर 1 अकाउंट क्रिएट करने 1 2 3 4, अकाउंट का टाइटल आस्क डॉट नेट 1, अकाउंट टाइप सेविंग, क्रिएट हो गया, लिस्ट ऑल प्रिंट हुआ। समझ आई बात की कि नहीं आई? बहुत क्लियर बात आ गई, कोई इशू नहीं है। ठीक है। हम कहते हैं कि अगर तो ये सेविंग अकाउंट है ना, अगर तो ये सेविंग अकाउंट है तो इसको चाहिए ना कि यहाँ पे इसका टैक्स रेट भी प्रिंट कर दे। इसका टैक्स रेट भी कैसे करेंगे? ठीक है। अभी हमने क्या किया है, ये टू स्ट्रिंग का मेथड कहाँ ओवरराइड किया है? बैंक अकाउंट बेस क्लास में। वेरी गुड। हम लोग जाते हैं
सेविंग अकाउंट में, और यहाँ पे आके हम लोग ओवरराइड करते हैं क्या चीज़, टू स्ट्रिंग का मेथड। अब हम इसको कहते हैं ना बेस डॉट टू स्ट्रिंग, तो इसकी बेस क्या है, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का टू स्ट्रिंग का मेथड कॉल होगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अपनी कहानी हम कहते हैं कि हाँ टैक्स रेट। अब हम इसको कहते हैं टैक्स रेट प्रिंट कर देगा, ओके टैक्स रेट, ठीक है। अब मैं इसको जब कहूँगा ना प्रोग्राम के अंदर आके कि भाई ये प्रिंट करना है, तो अभी भी ना ये मुझे डाटा टैक्स रेट का प्रिंट करके देगा या नहीं देगा, देना चाहिए। चलें देखते हैं, 1 1 2 3 4 ask.net 1 अकाउंट सेविंग दे दिया ना, ठीक है। यहाँ पे ना स्पेस दे दें ताकि उसको प्रिंट, ठीक हो गया। ये हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है कि हम लोग ओवरराइडिंग करवाएंगे, ठीक है। और दूसरी इसकी अप्रोच होती है जिसे हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग करवाएंगे। ऑपरेटर नहीं, स्टैटिक नहीं, स्टैटिक के अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्या मतलब है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब है कि मैं कहता हूँ कि जैसे मैं कहता हूँ ना कि इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1 कहता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट है जैसे बैंक अकाउंट प्लस इक्वल टू टेम्प, लेट से मेरा एक ऑब्जेक्ट है टेम्प और दूसरा है टेम्प 1, ठीक है। मेरा एक ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ एक ऑब्जेक्ट है मेरा टेम्प और दूसरा ऑब्जेक्ट है टेम्प 1। मैं अगर ये करना चाहता हूँ कि टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस टेम्प 1, आप कहोगे सर ये नहीं हो सकता, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। आप कहोगे सर नंबर तो ठीक है, इंटीजर तो बात समझ में आती है कि दो इंटीजर ऐड हो जाते हैं, दो स्ट्रिंग कॉन्क ऐड हो जाती हैं, ऐसा ही है ना, ये बात समझ में आती है। सर ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना ये दो ऐड नहीं हो सकते कभी, ऑब्जेक्ट्स इस तरह, ये ऑब्जेक्ट्स ऐड नहीं हो सकते, ये ऑब्जेक्ट्स इस तरह का। अगर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमने ऑपरेटर इंप्लीमेंट करवाना हो, प्लस का, लेट से माइनस का, ठीक है, मॉड का, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे। क्या करेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। ऑपरेटर बैंक अकाउंट नहीं होगा, ऑपरेटर प्लस माइनस के सिंबल होगा, ठीक है। खैर ऑपरेटर ओवरलोडिंग अभी हम नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा दूसरा काम करेंगे डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आगे इंप्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने इनहेरिट करवाया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ये कभी भी इनहेरिट नहीं हो सकती, कभी भी, इनहेरिट कह रहा हूँ, इसका ऑब्जेक्ट कभी नहीं बन सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए होती है, सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए होती है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता। ये नहीं आप कह सकते कि लेट से कोई आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए है, आपको ए टेम्प इज इक्वल टू न्यू ऑफ ए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे बैंक अकाउंट टेम्प इज इक्वल टू न्यू ऑफ बैंक अकाउंट नहीं कर सकते, न्यू ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट कर सकते हैं, न्यू ऑफ करंट बैंक अकाउंट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी न्यू ऑफ बैंक अकाउंट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये डायनामिक क्या चीज़, जब भी हमने ओवरराइडिंग बोलते हैं, स्टैटिक ओवरराइडिंग होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है और फंक्शन ओवरराइडिंग होती है। हाँ जी, ये जो अभी फंक्शन ओवरराइडिंग अक्रॉस द चेन हमने
विड्रॉल के मेथड को दो डेफिनेशन दी है, ये ओवरराइडिंग है ना भाई, ये स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक हो गया। जो डायनामिक है, डायनामिक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डायनामिक के अंदर हम लोग कहते हैं कि भाई एक क्लास है, मैं चाहता हूँ इसकी इनहेरिटेंस को मैं डिफरेंट तरीक़ों से कर सकूँ, डिफरेंट तरीक़ों से देख सकूँ। ठीक है, आप ये इनहेरिटेंस को कंट्रोल कर सको। एग्जाम्पल के तौर पर आप कहते हैं कि यार ये जो मेरी बैंक अकाउंट की क्लास है ना, ये कभी इनहेरिट नहीं होगी, या लेट से मेरी जो सेविंग बैंक अकाउंट की क्लास है ना, ये मजीद इनहेरिटेंस कभी नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस क्लास को सील्ड कर दूंगा। क्या करूँगा, सील्ड कर दूंगा। ये क्लास कभी भी अब मजीद इनहेरिट नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ कि मेरी जो करंट बैंक अकाउंट की क्लास है ये भी इनहेरिट ना हो सके, तो हम इसको क्या करेंगे, सील कर देंगे। अच्छा, अब आप अगर ये चाहते हैं कि बड़े मज़े का काम होगा, देखना भी बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्लास के अंदर बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट का मतलब है कि डिक्लेयर हो रहा है ना, एक्सेस हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, सिर्फ डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि यार ये क्लास ये अपनी लाइब्रेरी के अंदर या अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो रहे, लेकिन बाहर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी लाइब्रेरी जो कि इसको इंक्लूड भी करवा ले, वो ना देख सके कि मेरे पास बैंक अकाउंट नाम की कोई क्लास भी है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इंटरनल डिक्लेयर कर दूंगा। इंटरनल क्या करूँगा, इंटरनल डिक्लेयर करने से होगा क्या कि इसकी इनहेरिटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटरनल का मतलब है कि ऐसी क्लास होगी जो अपनी लाइब्रेरी के बाद कभी एक्सेस नहीं हो सकेगी। लाइब्रेरी का मतलब है कि अपने प्रोजेक्ट के बाहर कभी भी एक्सेस नहीं हो सकेगी। जैसे मैंने मॉडल्स का रेफरेंस अपने प्रोग्राम के अंदर दिया हुआ है ना, अपने कंसोल ऐप के अंदर दिया हुआ है ना, लेकिन वहाँ पे बेशक रेफरेंस भी पड़ा रहे, नेम स्पेस भी पड़ी रहे, वो देख नहीं सकती कि इसके अंदर कोई बैंक अकाउंट नाम की कोई चीज़ भी है। अब देखिएगा मेरी प्रोग्राम फाइल के अंदर एरर आ गए होंगे, ये एरर आ गया। सील्ड करने से इनहेरिटेंस रोकते हैं और इंटरनल करने से हम लोग क्लास का स्कोप रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक हो गया। एब्स्ट्रैक्ट करने से हम क्लास का वेरिएबल बनाने से रोक देते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक क्लास बनाता हूँ, इसका नाम देता हूँ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। मैं इस क्लास को कहता हूँ दैट इज माई पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इस क्लास के अंदर मैं एक चीज़ देता हूँ लेंथ, ठीक है, और एक कहता हूँ नंबर ऑफ साइड्स। रेगुलर पॉलीगॉन का क्या मतलब है कि जितनी मर्जी साइड की फिगर होगी लेकिन उसकी हर साइड बराबर होगी। ठीक हो गया। तो 3 साइड से छोटी तो कोई फिगर नहीं होती ना, 2 साइड की फिगर तो होती नहीं है, ऐसा ही है। ठीक है, ये कर दिया। कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इंटीजर अंडरस्कोर लेंथ और इंटीजर नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, और मैं कहता हूं कि लेंथ इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर लेंथ, और मैं काम ये करता हूं कि इसकी जो सेट है ना, इसको मैं प्राइवेट कर देता हूं, सेट को प्राइवेट कर देता हूं ताकि बाहर से कोई एक्सेस ना करे। नंबर ऑफ साइड्स को अंडरस्कोर नंबर ऑफ साइड्स, ये कर देता हूं। ठीक है, मैं इसे प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं, प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जिस क्लास के अंदर एक्सेस मॉडिफायर्स भी होते हैं,
पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड सब होते हैं। इसके अंदर इसके कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है, कंस्ट्रक्टर की चेनिंग एंड दिस एंड दैट सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होगा जिसकी डेफिनेशन मौजूद हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ प्रोटेक्टेड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, डेसिमल एरिया, ठीक, ये हो गया डेसिमल पेरीमीटर। अब ये क्लास क्या है, जो भी क्लास इस क्लास को इनहेरिट करेगी उस क्लास पे ये दोनों फंक्शन इंप्लीमेंट करना मस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उस पर ये हाँ जी। अब ये देखिएगा, लेट से मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके इसको कहता हूँ कि फिर न्यू क्लास ट्रायंगल, दैट्स माय पब्लिक, और मैं कहता हूँ कि ये आगे इनहेरिट ना हो, पब्लिक शील्ड क्लास ट्रायंगल दैट इज फ्रॉम द रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। अब ये जो एरर दे रहा है किसका दे रहा है, ये कह रहा है भाई आपके पास ये दो मेथड भी इंप्लीमेंट नहीं है और कंस्ट्रक्टर भी इंप्लीमेंट नहीं है। मैं कहता हूँ कंट्रोल डॉट इंप्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंप्लीमेंट द, फिर मैं कहता हूँ कंट्रोल डॉट, ठीक है, मैं कहता हूँ जनरेट द कंस्ट्रक्टर। जब ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ तो क्या नंबर ऑफ साइड मुझे लेने चाहिए यूजर से, नहीं मुझे पता है नंबर ऑफ साइड हमेशा 3 होंगे, ऐसा ही है ना इसमें कोई परेशानी की बात तो नहीं है। That's good. इसी तरह मैं इसको कहता हूँ ऐड न्यू क्लास स्क्वायर, ठीक है, मैं जानबूझ के इसको शील्ड कर रहा हूँ ताकि आपको आदत पड़ जाए, ताकि आप थोड़ा इस चीज़ को, रेगुलर पॉलीगॉन, मैं कहता हूँ कंट्रोल डॉट इंप्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कंट्रोल डॉट इंप्लीमेंट द कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्या आप यूजर से नंबर ऑफ साइड लेने की जरूरत है स्क्वायर में, नहीं, तो स्क्वायर की कितनी होती है नंबर ऑफ साइड्स 4 होती है, ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट है। ये क्या किया मैंने इस क्लास में लाजिम किया कि भाई ये तुमने इंप्लीमेंट करना ही करना है, ठीक है, दैट इज द मेन केस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म।